हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो सीटेट जुलाई में एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 6 क्लास का जो हिस्ट्री है और जो पॉलिटी है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये करवाया जा रहा है वो 6 क्लास का ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के भी 3 लेसन ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोगों को लास्ट टाइम में रिवाइज करने में हेल्प मिले। आज का ये जो लेसन है, लेसन बेहद इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी का आज चौथा लेसन है। लेसन का नाम है मानचित्र। तो चलिए देखते हैं, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगी, आप लोग साथ में नोट करते रहना। इसमें बताया गया आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जैसे कि हम अगर पूरी पृथ्वी के बारे में कौन कहाँ पर स्थित है, जैसे कि कौन सी जगह, कौन सा देश विश्व का, भारत में और हमारा इंडिया में, अगर पूरे भारत के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हम ग्लोब का सहारा लेते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक ही भाग, जैसे कि अपने देश, अपने राज्यों, जिलों, शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम में से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। मानचित्र क्या है? तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना है। आगे है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। फिर से देख लीजिए, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जैसे कि एटलस में बहुत सारे मानचित्रों का एक समावेश होता है। एटलस विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मतलब मानचित्र से हमें एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। यही पूछ लेंगे, लाइन उठा के पूछी गई भी है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णन किया गया है। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा आप लोग। भौतिक मानचित्र नंबर 1। भौतिक मानचित्र में क्या होता है, किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम क्या क्या दर्शाते हैं? पर्वतों के बारे में, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राज्यों, नगरों और शहरों और गांवों को हमें अगर दर्शाना है, दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, जो हमें जिनके राज्यों शहरों के बारे में जो मानचित्र जानकारी देंगे वो हमारा राजनीतिक मानचित्र होगा। पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। अगला है नंबर 3 थीमेटिक मानचित्र। नंबर 3 है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। अगर कोई मानचित्र हमें जानकारी दे रहा है कि जैसे कि कहाँ पे कितने वन हैं, उद्योग कौन सा कहाँ पर स्थित है, कौन सी सड़क कहाँ पर है, तो ये मानचित्र जो होंगे वो थीमेटिक मानचित्र होगा।
इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। और ऊपर का जो भी 3 प्रकार के जो मानचित्र दिए गए हैं इनको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से मैच करने वाला क्वेश्चन दे देंगे। एक तरफ मानचित्र के नाम दे देंगे, जैसे कि भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, और दूसरी तरफ उसमें मतलब कैसे पहचाने जाएंगे, कौन से किस में क्या दर्शाया जाता है, ये दे देंगे। तो इसमें मैच करने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मानचित्र के 3 घटक होते हैं, नंबर 1 दिशा, नंबर 2 दूरी और नंबर 3 प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। आगे है, अब इसमें नंबर 1 है दूरी। दूरी के बारे में देखेंगे। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आगे है, जब बड़े क्षेत्र वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन पूछी गई है। अब इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना कि जब हमें बड़े बड़े देश और बड़े बड़े महाद्वीप दिखाने हैं तो छोटे पैमाने का उपयोग नहीं, बड़े पैमाने का किया जाएगा। लेकिन इसमें जो बड़े बड़े महाद्वीप और देशों को दर्शाने के लिए हम छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर में दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्र पर वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जब हमें एक छोटे क्षेत्र के बारे में अगर जो नक्शा है वो उस पर दर्शाना है तो हम बड़े पैमाने का यूज करेंगे। अगर हमें देशों और महाद्वीपों के बारे में दर्शाना है तो छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। और किसी गांव या शहर का अगर कागज पर नक्शा तैयार करना है तो बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे हैं, जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। यहाँ से लेके इतना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। यहाँ से जैसे इसमें पूछेंगे कि बड़े पैमाने पर क्या दर्शाएंगे, छोटे पैमाने पर क्या दर्शाया जाता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। बड़े पैमाने पर हम लोग छोटे जो गांव शहर या के बारे में अगर हमें मैप बनाना है तो बड़े पैमाने का उपयोग करेंगे, और अगर हमें महाद्वीपों और देशों के बारे में अगर मैप बनाना है तो हम छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे। अच्छे से देख लीजिए आप लोग। आगे है, जैसे इसमें बताया गया है। आगे तो दूरी के बारे में हो गया। अब है दिशा के बारे में। मानचित्र के 3 प्रतीक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। आगे है, अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जैसे कि ये तीर बना है, इसके ऊपर ये ऊ जैसे लिखा है तो इसका मतलब हो गया उत्तर। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आपके बारे में
आप उत्तर के बारे में जान जाते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे आपको अगर पता हो गया कि ये एक लाइन खींची गई है, इसके ऊपर ऊ लिखा है मतलब उत्तर दिशा है, तो ऑलरेडी हम लोग पता कर लेंगे कि इसके नीचे दक्षिण हो गया और दाहिनी तरफ पूर्व हो गया और बाईं तरफ पश्चिम हो गया। आगे है चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तो को दर्शाया गया है। ये यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम वे प्रधान दिग्बंध कहे जाते हैं। ये जो 4 रेखाएं हैं जैसे उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ये हमारी प्रधान दिग्बंध रेखाएं हैं, दिग्बंध हैं। बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि ये बीच की जो लाइनें खींची गई हैं ये वाली, इनके बारे में जैसे कि यहाँ पे उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया। आगे है हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसे ये दिक्सूचक यंत्र जो है इसकी सहायता से ये होगा। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। जो दिक्सूचक यंत्र है उसकी सुई जो है वो हमेशा किस तरफ होती है, तो इसमें हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ दिशा में होती हैं। आगे है, अब हम दिशा के बारे में जान चुके। अगला है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा सबसे प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन रूढ़ प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये लाइन पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ये जो प्रतीक यूज किए जाते हैं मानचित्र में, जैसे कि अगर हमें रेलवे लाइन दिखानी है, बड़ी लाइन या मीटर लाइन या रेलवे स्टेशन, तो इसको बड़ी लाइन, ये प्रतीक है बड़ी लाइन का, फिर मीटर लाइन ये वाली है, फिर रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार अगर सड़कें हैं तो पक्की सड़क ये हो गई और कच्ची सड़क ये हो गई। ऐसे सीमा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राज्य या जिला, तो ये इस टाइप से अगर प्रतीक बने हुए हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रतीक हैं। राज्य के लिए प्रतीक है ये, और ये जिला के लिए। अगर हमें नदी, कुआं, तालाब या नहर या पुल है तो ये नदी हो गई, ये कुआं, तालाब के लिए प्रतीक, नहर, और ये पुल का प्रतीक है। उसी तरीके से अगर मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर की छतरी अगर, तो ये मंदिर हो गया, ये गिरजाघर, ये मस्जिद, ये छतरी। इस टाइप से हम प्रतीकों का यूज करते हैं। जैसे पेड़, ये घास हो गया, ये बस्ती, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये कब्रिस्तान है, पीसीओ पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट टेलीग्राम। इसी तरीके से हम, और ये जो प्रतीक हमने यूज किए हैं किसी भी, जैसे कि ये बड़ी रेलवे लाइन के लिए, कुएं के लिए, पक्की सड़क, इन सबको क्या कहते हैं, तो इनको हम रोड प्रतीक कहते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है, ये सब रोड प्रतीक कहे जाते हैं। यहाँ पे ये रोड प्रतीक
कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह चित्र 4.3 में दर्शाए जाते गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, अगर हमें कहीं पे पानी दिखाना है तो हम कौन से रंग का प्रयोग करेंगे? नीले रंग का पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। भूरा रंग पर्वतों के लिए, अगर पर्वत दिखाने हैं तो भूरे रंग का। पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। पहले तो ये नोट कर लेना कि रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, ऊपर की लाइनों में जो बताया गया है। उसके बाद में ये सब इतना नोट कर लीजिएगा। आगे है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त पर और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। रेखा चित्र मतलब स्केच, जैसे कि अभी कोई जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो अगर कोई क्रिमिनल होता है, अगर उसको देखे होते तो उससे बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने उस व्यक्ति को देखा है तो उसका हमें एक स्केच बनवा दीजिए। तो इसी तरीके से वो अब उस आदमी को अगर उसका चेहरा याद होता तो वो वैसे ही बताता रहता है, और जो आर्टिस्ट होता है वो उसी टाइप का एक चेहरा बना के तैयार कर देता है, स्केच बना देता है। तो उसी को रेखा चित्र कहते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है ये पैमाने पर न आधारित होकर एक याददाश्त यानी स्थानीय प्रेक्षेपण पर आधारित होते हैं। वो उसको जो भी चेहरे में उसके बनावट में जो याद आता रहेगा वो उसको बताता रहेगा और एक चेहरा कंप्लीट कर देते हैं। कभी कभी हम किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान की सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते में जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ये जो लाइन ऊपर की है, जो रेखाचित्र एक आरेखण है जिसे पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त पे बनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन पूछी गई है पिछले परीक्षाओं में। आगे है खाका। एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाइन नोट करिएगा। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। आगे तो चलिए यहीं तक था ये लेसन। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको, ये जो लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी गई है, आप लोग नोट करिएगा। आप लोगों को अगर इस वीडियो से किसी प्रकार की कोई हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बने रहिए आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से और सारे वीडियो देखने के लिए। मैं इसी प्रकार के जो अभी हिस्ट्री जो है 6th क्लास का कंप्लीट हो चुका, पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी के 2 लेसन बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 7th क्लास की जो है NCERT को स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए अंत तक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।